लेकिन फदील भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जो बात हूती ने कही सऊदी और यूएई के लिए, वही बात तो इज़राइल के लिए भी हो सकती है। अभी एक साहब ने फिर आपकी बात को याद किया कि हाफ नहीं तो साफ। तो अब बात अभी हो रही है जून में की मीटिंग करेंगे, फिर अभी दिसंबर में भी मीटिंग एक तय हो रही है इसी को लेकर के, इसी तरीके की आज़ादी और हुकूक और फ्रीडम, ये तमाम चीज़ें। तो क्या और जैसा कैप्टन साहब ने कहा कि अब जंग मुमकिन नहीं है, वो ईरान को हरा नहीं सकते, ईरान पे हमला भी मुमकिन नहीं है। तो ऐसे में सिवाय ये कि बातचीत करके और फिलिस्तीन को दे दिया जाए उनको, क्या क्या इस तरह का कुछ होगा? या फिर जो आप कह रहे हैं उसी तरफ लोग बढ़ेंगे, होगा क्या? मेरा भी अपना एनालिसिस यही है कि जंग नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि वो बात तेरही वाली है। नेतन्याहू का जब तक तेरही नहीं होगा तब तक वो मानेंगे नहीं। तो अभी थोड़ा मोड़ा जो चल रहा है वो एक दूसरे को धोखा देने या डरवाने की बात, एक कोशिश होती रहती है। और जैसा कि कैप्टन साहब बार बार कहते हैं, कभी कोई पायलट ऐसा भी आ जाता है जो बेचारा नाश्ता करके बैठा हो कि खाना खाने से पहले 2-4 बम गिरा है। तो कोई कोई होगा ऐसा पायलट, वो जाके गिरा उरा के चला रहा है, उससे कुछ लोग मर भी जा रहे हैं। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी देखिए सबसे बड़ी बात, एक कोल्ड वार भी चल रही है। कोल्ड वार क्या है? नेतन्याहू अमेरिका के अंदर कोल्ड वार चल रही है, यूरोपीय यूनियन और नेतन्याहू के अंदर कोल्ड वार चल रही है, फ्रांस की और नेतन्याहू की जो ईगो क्लैश प्रॉब्लम है ना। यूरोपीय यूनियन, देखिए जब एक आम आदमी के अंदर ईगो होता है, ये तो इतने बड़े राष्ट्राध्यक्ष लोग हैं, इनके भी तो अपने अंदर ईगो क्लैश है ना एक दूसरे के साथ। यूरोपीय यूनियन के लोग यूक्रेन के साथ जो व्यवहार अमेरिका ने किए उसको लेके बहुत नाराज है। तो वो लोग भी हमास पे हाथ रख दिए हैं कि चलो भाई ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, उधर यूक्रेन का बदला इधर ले लेंगे। अमेरिका का टैरिफ प्लान जो है कि जीडीपी का 2% मांग रहे हैं कि हमको दे दीजिए। कल जब आप यूक्रेन के साथ छोड़ दिए, अभी 22 कंट्री का आपने ठेका ले रखा है कि हम उनको आर्मी सपोर्ट करेंगे। तो 22 कंट्री में अगर कुछ होता है किसी को, तो अमेरिका क्या करेगा सपोर्ट करके? उसका कैसे करेगा सपोर्ट? कि एंड टाइम पे जो है वो हाथ खींच लेगा कि साहब नहीं नहीं, हम तो रूस के दोस्त हैं, हम तो ईरान के दोस्त हैं, या ब्राजील के दोस्त हैं, फ्रांस के दोस्त हैं। ये चीज तो नहीं मानी जाएगी ना। और आजकल एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। एग्रीमेंट का क्या करेंगे? जाके किस कोर्ट में दिखाएंगे कि साहब हमने एग्रीमेंट किया हुआ है इनसे? एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। आपको वार कर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर अमेरिका आपकी बात नहीं मानता है तो आपको मारना पड़ेगा। अगर आप मार सकते हैं तो मारो, नहीं तो उसकी बात को सुनो। यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो अकेले तो कोई किसी को भी नहीं मार सकता। आजकल सब अलायंस बन रहा है, जैसे पॉलिटिकल अलायंस बनता है वैसे कंट्री का अलायंस बन रहा है। अब उस अलायंस में अब जितने भी यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज हैं वो सब अमेरिका से बहुत नाराज है, अमेरिका को सबक सिखाना चाहते हैं। अब सबक सिखाना चाहते हैं तो कोई बच्चों का खेल तो नहीं है सबक सिखा देना। वो सबक यही है कि दोस्त का दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब हमास के ऊपर, हूती के ऊपर उन्होंने पीठ पे हाथ रख दिया है कि भाई ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अपना लगे रहो। हथियार दे रहे, नहीं तो एंटीसेप्ट मिसाइल सिस्टम उन्होंने हासिल कर लिया। ये क्या एक दिन में या एक महीने में बना लिया है क्या? इनको किसी ने गिफ्ट किया है, किसी कंट्री ने, ये ले लो हमसे और तुम करो इसको। ये बात अमेरिका भी समझ रहा है कि लोग हमसे साधने के लिए हूती का साथ देंगे। ये छोटी सी पॉलिटिक्स है, बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर किसी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, सामने से नहीं समर्थन दे सकते तो अंदर से समर्थन दे देंगे। लेकिन अमेरिका समझ रहा है कि मैं चारों तरफ से अकेला पड़ चुका हूं, घिरा हुआ हूं। अभी उनको अगर एग्रेशन दिखाते हैं और अपना अमेरिका वाले तेवर में रहते हैं तो बहुत ज्यादा पिटे जाएंगे, और इतना पिटे जाएंगे कि उनका रुतबा खत्म हो जाएगा दुनिया से। इस बात को समझ रहे हैं, और पूरा दुनिया उनके खिलाफ है अमेरिका के। कोई एक दो कंट्री नहीं, कुछ लोग तो सामने से खिलाफ हैं, कुछ लोग अंदर से खिलाफ हैं, कुछ लोग दबी जबान में खिलाफ हैं, लेकिन खिलाफ पूरी दुनिया है उनसे। और पूरी दुनिया इस मौके के इंतजार में है कि कोई ऐसा वक्त आए जब हम अच्छे से अमेरिका को पीट दे। सामने से ना आकर के
ह्यूती ईरान है ना पीटने के लिए। किंग जॉन नॉर्थ कोरिया ने पूरा ऐलान कर दिया कि हम ईरान के साथ हैं, हर तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं और पूरा कह रहे हैं कि हम परमाणु बम भी दे देंगे आपको, लड़ो आप। तो आखिर क्यों हुआ? साउथ कोरिया के साथ जो एक्सरसाइज कर रहे हैं अमेरिका, उसका असर किंग नॉर्थ कोरिया पे पड़ा है। नॉर्थ कोरिया के जो किंग हैं, उनकी बहन का पूरा बयान आ गया कि हम तेहरान के साथ हैं, हम हर कीमत पर उसका साथ देंगे। तो अब देखिए, नॉर्थ कोरिया अननेसेसरी अमेरिका का दुश्मन है, वो आ गया ईरान के साथ। चाइना अमेरिका का दुश्मन है, आ गया ईरान के साथ। रूस अमेरिका का दुश्मन है, आ गया ईरान के साथ। हूती है, हिजबुल्ला है, ईरान है, ये सब लोग मिल करके, और अगर अरब साथ नहीं आया, जॉर्डन साथ नहीं आया, तो इजराइल पर हासिल करने के लिए जॉर्डन का सहारा बहुत जरूरी है। तो अगर जॉर्डन साथ नहीं आया, तो वही स्ट्रेटजी बना करके कि भाई जॉर्डन में या तो तख्ता पलट करो और नहीं तो लड़ाई वहीं से शुरू करो। 2 मिसाइल जद्दा पे गिरा, तो अमेरिका तो एक बार भी नहीं कंडम किया उसका, एक बार भी नहीं कहा कि मान जाओ तुम जद्दा पे मिसाइल क्यों गिरा दिए, हम तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोला? कल 100 मिसाइल आ जाएगा तो नहीं, तब भी नहीं बोलेगा। जॉर्डन पे भी अगर मिसाइल गिरेगी तो भी नहीं बोलेगा। तो जब अमेरिका से लड़ना है तो अमेरिका जाके क्यों लड़ना? अमेरिका को बुला के यहाँ लड़ना है, जॉर्डन में, अरब में। देखा जाए कि भाई वो जॉर्डन के साथ खड़े हो रहे कि नहीं हो रहे, अरब के साथ खड़े हो रहे कि नहीं हो रहे, इजिप्ट के साथ, मिस्र के साथ खड़े हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर खड़े हो गए तो जिस तरह से पिटाई हुई उनकी अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका को भागना पड़ा, जिस तरह से वियतनाम को भागना पड़ा, फिर तो अरब को भी समझ में आ जाएगा और अमेरिका को भी समझ में आ जाएगा, मिस्र को भी समझ में आ जाएगा, जॉर्डन को भी समझ में आ जाएगा। तो लड़ाई जब लड़ना ही है, अमेरिका से लड़ने का तो मन बना लिए लोग, जब लड़ाई लड़ना है तो अमेरिका जाके क्यों लड़ना है? यही बुला के लड़ लीजिए। आएंगे ना, अगर अरब पे हमला होगा, जॉर्डन पे हमला होगा, तो फिर अमेरिका भी आएगा, आएगा तो यहीं लड़ लिया जाएगा। ये स्ट्रेटजी चल रही है जी। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं आप, और इसी तरह की चीजें सामने भी आ रही हैं। कैप्टन साहब, मैं अभी पढ़ रहा था प्रेस टीवी, और उसमें हमको तो एक छोड़ देते हैं मुमताज भाई, अब बस हमको हो गया, छोड़ देते। 3 मिनट बचे, 3 मिनट, 3 चलिए। मिनट बचा है। उसमें जो कहा गया कि ईरान रेडी टू शेयर इट्स एडवांसमेंट्स विद सऊदी अरबिया। ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये जो सऊदी में, इसका क्या इम्पैक्ट है? क्या ये भी हम कह सकते हैं कि इसमें भी अमेरिका जो है वो उसके इशारे पर भी हो सकता है क्या ऐसा? मतलब ये, हम देखिए, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, कहीं से कोई चीज जो है चैन मिल सकती है, क्योंकि अमेरिका आ रहा है ईरान के साथ, तो सऊदी ने सोचा हो कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, या दोनों का अलग अलग मामला है कैप्टन साहब, या जोड़ के देखा जा सकता है? डॉक्टर रिजवी, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी के पास बहुत पैसा है, बेशुमार पैसा है, और वो जानता है कि उसके पास जमीन के नीचे जो कच्चा तेल है अगले 30-40 साल में खत्म होने वाला है। तो सऊदी कोशिश कर रहा है कि अगले 30-40 साल में फदिल भाई, आप वो कर लीजिए। हाँ, नींद आ रही है आपको, कोई उससे नहीं कह रहे। हाँ हाँ, नहीं, वो हम ठीक है जी। कैप्टन साहब, बस आखिरी कमेंट जी। तो सऊदी जो है जानता है कि अगले 30-40 साल में उसको अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है, यानी 40 साल के बाद पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। तो सऊदी जानता है कि उसको अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी पड़ेगी, कारखाने खोलने पड़ेंगे, ऐसे कारखाने खोलने पड़ेंगे जिससे कि पोल्यूशन ज्यादा ना हो। सबसे बड़ी बात है, ऐसे कारखाने खोलने पड़ेंगे जो कि हाईली टेक्निकल हो। तो वो दुनिया भर से मदद लेना चाहता है, अमेरिका से भी मदद लेके ऐसे कारखाने खोलना चाहता है। पड़ोस में ही उसके पास एक बहुत हाईली डेवलप्ड कंट्री है, ईरान। ईरान की साइंस, ईरान की टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड है, ईरान की इंडस्ट्रियल बेस भी बहुत डेवलप है। ईरान जो है अपने आप खुद एक से एक बढ़िया शानदार मशीनें बनाता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाता है।
तो सऊदी जाहिर बात है चाहता है कि ईरान से भी टेक्नोलॉजी को ले और एक ऐसा सऊदी बनाए अगले 30-40 साल में जहां सिर्फ पेट्रोल की कमाई पे ही उनको जिंदा ना रहना पड़े। देखिए, दोनों देशों में फर्क तो है, दोनों देशों में फर्क है। जो इस फर्क को मानता नहीं है वो शायद रियल पॉलिटिक्स देख नहीं रहे हैं। लेकिन चीन ने आज से 3 साल पहले दोनों देशों को साथ साथ बिठाया और समझाया, कुछ दोस्ती भी करवाई। तो अब सऊदी और ईरान आपस में बातचीत करने लगे हैं। 6 महीने पहले सऊदी से बहुत बड़ा डेलीगेशन, जिसमें कि उनके बड़े बड़े जनरल्स भी थे, ब्रिगेडियर्स थे, वो भी गए थे ईरान में। तो आने वाला समय हम देख सकते हैं जिसमें आस्ते आस्ते ईरान और सऊदी के बीच में बिजनेस, खासतौर से टेक्नोलॉजिकल आदान प्रदान बढ़ेगा। एक बहुत बड़ी चीज जो होने वाली है कि अमेरिका भी यही चाहता है। अमेरिका भी चाहता है कि ईरान का सऊदी के साथ आदान प्रदान बढ़े, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि अगर ईरान और सऊदी के बीच में बिजनेस ज्यादा होगा, खासतौर से टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में, तो वो इस क्षेत्र में स्टेबिलिटी लाएगा, एक स्थिरता लाएगा। और ईरान जो बात बात में धमकियां देता है कि इसको मार डालूंगा, उस पर बम गिरा दूंगा, उस तरह की धमकियों में कमी आएगी। क्योंकि जब वो इन मुल्कों के साथ, जब ईरान इन मुल्कों के साथ, खासतौर से सऊदी के साथ व्यापार करेगा, तो सबको मालूम है कि जब व्यापार बहुत बड़ा हो जाता है, 50 बिलियन का, 100 बिलियन का, तो उसको इतनी आसानी से तोड़ के कल परसों ही लड़ाई नहीं कोई कर सकता। जी डॉक्टर रिजवी। हम चूंकि जानना चाहते थे और इस चीज को सुनना चाहते थे, और वो चीज कैप्टन साहब ने आपने बिल्कुल क्लियर कर दी। और मुझे लग रहा है, देखिए, एक दूसरे से चीजें बहुत कनेक्ट होती हैं, कई बार हम देख नहीं पाते, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम वहां तक पहुंचे। जरूरी नहीं है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो वही हो, लेकिन एक एंगल वो भी मुझे लगा था जो मैंने सवाल किया कि कहीं अमेरिकी इंटरेस्ट तो नहीं है, क्योंकि ये देखिए, अभी भी हम ये मानते हैं कैप्टन साहब कि सऊदी अरब अभी इतना अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो गया है कि वो इस तरह की चीजें बिल्कुल से करने लगेगा अचानक, क्योंकि हमने देखा कि जो 5 देशों का जो अरब लीग ने कहा था कि हम गाजा पे प्लान बनाएंगे और कितने, सब टाई फिश हो गया। अभी हम देख रहे हैं कि ना तो अभी टर्की पे बात कुछ हो पा रही है, अभी सीरिया भी जो है पीछे चला गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो जाहिर है कि वो कौन कराता है। अमेरिका भी नहीं चाहता कि इन पे बात हो, तो नहीं हो रही है। जिस दिन अमेरिका चाहेगा इस पे बात हो, उस दिन बात होगी। अभी इतना अमेरिका को हम नजरअंदाज करके नहीं चल सकते बहरहाल। लेकिन ये कि ईरान भी अपना लोहा मनवा लिया, ईरान ने भी ये साबित कर दिया कि देखिए, हमारी प्रॉक्सी तुम्हारे लिए बहुत है, तुम इतना टिक नहीं पाओगे जितना समझ रहे हो। और डोनाल्ड ट्रंप पहले भी इस चीज को कैप्टन साहब समझते थे, उन्होंने इलेक्शन में ये बात कही थी कि ईरान से अब दुश्मनी नहीं, दोस्ती की जरूरत है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब आपका, आपने बात की और आपका काफी अच्छा एनालिसिस हम लोगों को सुनने को मिला। राजा सिंह राजपूत साहब कह रहे हैं कि एमएमसी न्यूज चैनल पूरा यूरोप देखा है, साथ में इजराइल, आईडीएफ। नहीं, तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात के। मैं आज नाम नहीं ले पाऊंगा चूंकि काफी वक्त हो गया है, लेकिन तमाम हजरात का जो भी हमारे साथ अबू माज साहब हों या राजा सिंह हों, अहमद रजा साहब हों, या न्यूयॉर्क हमारा जो ग्रुप है, ये तमाम लोग, जयदीप सिंह मुंडेला साहब हों, मोहम्मद मदर साहब, सारे लोग, एजाज हुसैन साहब हों, सारे लोग, तबरेज आलम सिद्दीकी साहब, फिरोज खान, बहुत सारे लोग, जसीर रजा साहब, मोहम्मद अरशद खान, तो ये गुड्डू सलमानी, सैयद जाकिर, बतिस्ता अफरोज, बशीर अहमद बाबा खान, अब्दुल मजीद। अब मुझे लग रहा है कि किसका नाम लूं, किसका, मोहम्मद जमाल आजाद, रियाज अली, तो यही होता है कि किसका, सुल्तान साहब। ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई साहब नाराज हो जाए कि देखिए मुमताज ने हमारा नाम नहीं लिया। तो नूर सर, तो तमाम लोगों का, आप सबका चैनल है ये,
आप सब मोहब्बत से जुड़ते हैं। जफरुल हक साहब, नजर अली साहब, मैनुद्दीन सलमानी साहब, तो तमाम लोग जितने हैं सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और फिर मैं कल हाजिर होऊंगा बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।